हे भगवान, आज तो कल से भी ज्यादा भीषण गर्मी है। ऊपर से चूल्हे की आंच शरीर में धाए धाए लग रही है। केवल सब्जी बनाने में ही मैं तो पसीने के मारे नहा गई। सही में इस गर्मी के मौसम ने हालत खराब करके रख दी। इतनी गर्मी में मुझसे तो चूल्हे पर रोटी नहीं बनने वाली। सबके लिए चावल चढ़ा देती हूँ। मंजली बहू आशा जैसे चावल धोने के लिए बाल्टी में से पानी निकालती है जो कि बिल्कुल गर्म था। हे भगवान, बाल्टी का पानी भी खौल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बाल्टी क्या मटके का पानी भी ठंडा नहीं रहेगा। और हमारे घर में तो फ्रिज कूलर भी नहीं लगा है। ठंडा पानी पी सके या कूलर की ठंडी हवा खा ले। गर्मी का हाल देखकर पांचों दुखी हो जाती हैं। ठंड का मौसम तो किसी तरह कट जाता, मगर गर्मी का मौसम हर साल ऐसा कहर बरसाता कि सबका हाल दूभर हो जाता। दिहाड़ी मजदूरी करके उनके पति जो कमाते, उसे 2 वक्त की रोटी खाने में खर्च हो जाता। एक दोपहर पार्वती पांचों बहुओं से, अरे बहू, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, सांझ भी होने वाली है। जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनकर ले आओ। टाइम से रोटी पानी बना लेना, नहीं तो पूरे घर में घमस भर जाएगी तो नींद भी नहीं पड़ेगी। माँ जी, कब से हम पांचों धूप कम होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। शाम के 3-4 बजे भी एकदम चिलचिलाती धूप है। घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही। मगर रेखा, अगर आज जंगल नहीं जाएंगे तो शाम को चूल्हा कैसे जलाएंगे? वैसे भी इस घर में भी कहाँ चैन है। पांचों बहुएं कड़ी धूप में टोकरी उठाकर जंगल आ जाती हैं। जंगल के अंदर मोटे मोटे तने वाले पेड़ झमझमा कर झूम कर ठंडी ठंडी हवा दे रहे थे, जिसे देखकर पांचों बहुएं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना इस जंगल के अंदर। सच में सीमा जीजी, हमारे घर के पुराने पंखे से तो ये पेड़ की शुद्ध ताजी भरी हवा लाख गुना अच्छी है। और इस जंगल के अंदर कितनी ठंडक है, बिना कूलर पंखे के भी नींद पड़ जाएगी। आंचल, देख नहीं रही हो इस जंगल में कितने हरे और मोटे मोटे तने वाले पेड़ हैं, इसीलिए हमें जंगल में गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। अरे तुम सबने ये अनुभूति किया, जंगल की मिट्टी बर्फ जितनी ठंडी है। मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया है, क्यों ना हम अपने घर की जमीन को इस मिट्टी से लिपाई कर दें, कुछ तो राहत होगी। उपाय तो बढ़िया सोचा है। चलो रेखा, कविता, आंचल, तुम तीनों लकड़ी इकट्ठा करो, मैं और आशा मिट्टी खोदते हैं। सीमा आशा जंगल से पीली मिट्टी खोद कर निकालती है, वहीं बाकी तीनों बहुएं सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके घर लाती है। सीमा गोल बनाकर गाढ़ा गाढ़ा जमीन को लीप लेती है। मैंने पूरी जमीन की लिपाई कर तो दी, बस हमारा जुगाड़ सफल हो जाए। कुछ ही देर में जमीन सूख जाती है। तभी दोनों बड़ी बहू के बच्चे हिमांशु, पिंकी जमीन पर लेट जाते हैं। अरे वाह माँ, ये जमीन तो बर्फ जितनी ठंडी हो गई है, आज तो मैं बड़े मजे से सोऊंगी। सच में फर्श कितना ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। हमारा जुगाड़ कामयाब रहा, देखो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। चलो अब खाना बनाते हैं। पांचों मिलजुल कर खाना बनाने में जुट जाती हैं। तभी पसीने पसीने होकर पांचों के पति घर आते हैं। राकेश, विकास पानी मांगते हैं। आशा, जरा पानी पिलाना, प्यास के मारे गला सूख गया है। जी अभी लाई। आशा मटके में से पानी देती है, जिसे पीते ही विकास खिसिया कर बोलता है, अरे ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं, मटके में से नहीं दिया क्या? अजी मटके में से ही दिया है, मगर इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, मटके का पानी भी क्या ठंडा रहेगा। अब पांचों भाई घर में फ्रिज लगवा दीजिए, बिना ठंडे पानी के गुजारा नहीं। घर में फ्रिज कूलर की बहुत जरूरत है। हद करके रख दी है तुम लोगाइयों ने, जब देखो कूलर फ्रिज की रट लगाई रहती हो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे गर्मी के चलते पहले ही काम धाम नहीं चल रहा, 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त करना भी हम पांचों भाई के लिए कितना भारी पड़ रहा है। मकान मालिक का पिछले 2 महीने का किराया भी रोका पड़ा है। इतने में मकान मालिक किराया मांगने आ जाता है। अरे चलो चलो, निकलो, मकान का भाड़ा निकालो, पिछले 2-3 महीने का किराया बाकी है। नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। मकान मालिक जी, थोड़ा ठहर जाइए, पैसे मिलने वाले हैं, मगर मिले नहीं। 1-2 दिन में पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका किराया दूंगा। देख ले राकेश, अगर 2 दिन के अंदर में मेरा किराया नहीं मिला तो घर खाली कर देना। और हाँ, अगले महीने से किराया 500 रुपए बढ़कर लगेगा। किराया बढ़ाने की बात से पांचों बहु चिंता में पड़ जाती हैं। अगले दिन तक गर्मी का पारा एकदम से बढ़ जाता है, जिसके चलते पार्वती की हालत ना बचने वाली हो जाती है। ये भगवान, अब लगता है प्राण निकल जाएंगे। ओहो, कितनी गर्मी है। लगता है गर्मी से माँ जी का बीपी बढ़ गया है। रेखा, तुम पंखा करो, पड़ोसन के यहाँ से बर्फ मांग कर लाती हूँ मैं। ठंडा नींबू पानी देंगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। कविता घबराई हुई पड़ोसन के पास जाती है, लेकिन वो खा पी कर सो चुके थे। ऐसे में गर्म पानी में ही वो नींबू पानी बनाकर देती है कि कुछ देर बाद, माँ तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अब किराया बाद में दिया जाएगा, कल ही मैं कहीं से भी कूलर फ्रिज खरीद कर ले आऊंगा।
घर में कूलर फ्रिज आने की बात से जुगाड़ बहुएं खुश हो जाती हैं। पांचों भाइयों को जो 3,000 रुपए दिहाड़ी मिलती है उससे वह कबाड़ी वाले के यहाँ से फ्रिज कूलर उठाकर ले आते हैं, जहां मकान मालिक उनकी पत्नियों पर राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ था। अरे कहाँ हैं तुम सबके खसम, बुलाओ, अगर आज किराया नहीं दिया तो सब सामान उठाकर फेंक दूंगा। नमस्कार हुजूर, आप यहाँ? अच्छा बेटा, तो मेरे किराए के पैसे से तुम लोगों ने कूलर और फ्रिज खरीद दिया, बड़े तेज तुम हो। मकान मालिक खराब कूलर फ्रिज देखकर हंसने लगता है। अरे तुम लोग ये कूलर और फ्रिज कबाड़ी से खरीद के लाए हो ना? मगर आपको कैसे पता? अरे क्योंकि ये मैंने बेचा था, दोनों खराब हैं। तुम पांचों ने मेरा किराया बचाया है, इसलिए कबाड़ी वाले ने चूना लगा दिया, जैसे करनी वैसी भरनी। भयंकर गर्मी में बेचारी बहू का पूरा परिवार पसीने से लथपथ भटकते भटकते जंगल में आ जाते हैं, जहां गाय, कुत्ती, बिल्ली छायादार पेड़ के निचली जमीन में गड्ढा खोद कर बैठे थे। हे भगवान, कितनी तेज धूप थी, पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया। अब कहाँ जाएंगे हम सब? माँ जी, फिलहाल इस जंगल में रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ किराया तो नहीं देना पड़ेगा, शुद्ध हवा, पानी और खुला वातावरण है, यहीं रह लेते हैं। माँ वो देखो, वो कुत्ते कैसे पेड़ के अंदर जमीन में गड्ढा खोद कर बैठे हैं। क्यों ना हम भी पेड़ के अंदर अपना घर बना लें। पता है, मैंने साइंस में पढ़ा है, पेड़ गर्मी में बहुत ठंडक प्रदान करते हैं। नन्हे हिमांशु की तरकीब जुगाड़ू बहुओं को काफी ज्यादा जच जाती है। वह 2-3 मोटे मोटे तने वाले पेड़ों को चुनकर खुदाई चालू करती हैं। लाओ, हम लोग भी तुम्हारा हाथ बटाते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। पेड़ों की जड़ों की खुदाई करते करते पूरा दिन निकल जाता है, जिसके बाद वह अंदर तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाती हैं। अरे वाह माँ, ये पेड़ घर तो कितना प्यारा है और यहाँ कितनी ठंडक है। मगर बहू, इस पेड़ के अंदर की जमीन कितनी सर्दीली है, सोएंगे कैसे? तभी जंगल के पूरे मैदान में हरी हरी घास देखकर आंचल को जुगाड़ आता है। माँ जी, जंगल में कितनी सारी धूप घास है, इससे हम बिस्तर बना लेंगे और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी बना लेते हैं। पांचों बहू हरे भरे जंगल से संसाधन जुटाती हैं। कोई मिट्टी से चूल्हा बनाती है तो कोई पेड़ पौधे से फल इकट्ठा करके पेट भरते हैं। कितने मीठे मीठे शहतूत हैं, मजा आ गया खाकर। बस साथ में कूलर की हवा खाने को मिल जाती तो मजा दुगना हो जाता। वैसे विकास जी, इस कूलर फ्रिज का ढांचा ही तो जंग खाया हुआ है, अगर हम इसे बदल कर जुगाड़ लगाकर लकड़ी का बना दे तो चल पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये जुगाड़ मुझे क्यों नहीं सूझा। इसकी बॉडी बदलकर बात बन जाएगी। अब पांचों बहुएं फिर से परिश्रम करके कठोर लकड़ी काट काट कर कूलर फ्रिज का ढांचा ठीक करती हैं। वहीं विकास कूलर में नई पंखुड़ी सेट कर देता है और बहू हरी हरी घास चारों तरफ लगा देती है, जिससे कूलर ठंडी ठंडी हवा देने लगता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार। तुम जुगाड़ू बीवियों का तो जवाब नहीं, कबाड़ चीज को भी चला दिया। आज तो सुकून की नींद आएगी। उस दिन पूरा परिवार पेड़ घर में लकड़ी कूलर के ठंडी ठंडी हवा में सुकून की नींद सो जाता है। बेशर्मी की भी हद होती है शिप्रा, तुमने तो इस बार सारी हद पार कर दी। शर्म तो जैसे पेच खाई है। इनफ इज इनफ पूजा भाभी, मैं चुप हूँ और कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब क्या आप मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ो? और वैसे भी आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो। आखिरकार दोनों ननंद भाभी के बीच में किस मसले को लेकर इतना गर्म माहौल छाया था? ननंद ने ऐसी क्या बेशर्मी दिखाई थी? दाल में तो कुछ काला है, पर क्या, ये जानने के लिए पिछली कहानी को देखते हैं, जहां कौशल्या देवी के घर में शादी का माहौल छाया था। मोहल्ले की लुगाइयां घर में जुटी थी। तभी खबरी कांता बोली, जो भी कहो कौशल्या बहन, पर बेटे से पहले तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए थी। जमाना बड़ा खराब है। पता है, कल ही चौथी गली छोड़कर जो मिश्रा जी रहते थे, उनकी बेटी भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कांता की ऐसी टिप्पणी पर कौशल्या उसे झाड़ देती है। कांता बहन, लोगों के घरों में ताका झाकी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं होता क्या? और रही बात मेरी बेटी की, तो हाँ, वो मुंहफट जरूर है लेकिन शरीफ है। ओह माय गॉश, यू आर लुकिंग लाइक सो हॉट शिप्रा। आज तो न जाने कितनों के दिल धड़केंगे और कितने मुझ पे फिदा हो जाएंगे। शिप्रा शीशे में अपनी शक्ल देखते हुए खुद की तारीफ कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक्स कॉलिंग करके एक नंबर शो होता है। ओह गॉड, ये चोमू बंदा तो जैसे मेरी खुशियों में कबाब में हड्डी बन गया है। इस बार पता नहीं कौन सा लेक्चर झाड़ेगा। शिप्रा मुंह सड़ाकर कॉल उठाती है। हाँ जल्दी बोलो चेतन, कॉल क्यों किया है? थैंक गॉड तुमने मेरा कॉल उठा लिया। शिप्रा, पिछले 1 हफ्ते से मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, न कोई
टेक्स्ट, न कॉल, न मैसेज। क्या हो गया है तुम्हें एकदम से यार? चेतन के पूछने पर बेशरम शिप्रा टू मच एटीट्यूड झाड़ते हुए कहती है, मेरा तुमसे मन भर गया है, अब मुझे कॉल मत करना, अंडरस्टैंड? बाय बाय। डबल बैटरी सिंगल पावर कहेगा। शिप्रा तेरा मेकअप खत्म हो गया हो तो चल, तेरे भाई की बारात निकल रही है, भाभी को लेने जाना है। बेशरम कुंवारी ननंद भाई की बारात में नाचते गाते हुए बैंकेट हॉल पहुंचती है। दाएं लगे कभी बाएं लगे, नैनो की बुलेट दिल पे धाए लगे, और आजा आए हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जवानी, तेरी बैंड जवानी और तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। शिप्रा को इतनी बेशर्मी से नाचते देखकर लड़की वालों के साइड के छिछोरे लड़के नाचने लगते हैं। ओ मेरी बैंड जवानी, ओ मेरी बैंड जवानी, लंबी रेस की है मेरी सेकंड हैंड जवानी। हे भगवान, ये मेरी बेशरम ननंद तो पूरी की पूरी फिल्म है। देखो कैसे छिछोरों के जैसे नाच रही है। कुछ देर में जय पूजा की शादी होती है और संस्कारी पूजा बेशरम शिप्रा की भाभी बन के आ जाती है। आओ मेरी प्यारी इकलौती भाभी, आपका स्वागत है। वैसे आप ब्राइडल लुक में सुंदर लग रही थी, लेकिन मुझसे तो फीकी लग रही थी। आफ्टर ऑल मैं हूँ ही इतनी हॉट। सब लोगों के बीच में एक बार फिर बेशरम ननंद की इस तरह की बात से भाभी पूजा शर्म से पानी पानी होकर सर झुका लेती है। अच्छा, अब अपनी भाभी को आराम करने जाने दे, थक गई होगी। जय, बहू को ले जा। आओ पूजा। देखते देखते पूजा को भाभी बनकर आए 1 से 2 सप्ताह हो जाता है, लेकिन उसकी बेशरम ननंद या तो सारा दिन फोन में घुसी रहती या फैशन मारती रहती। एक दिन पड़ोस में एक नया परिवार रहने आता है। तभी पूरब को पहली बार देखने बेशरम ननंद ठरकीपना चालू कर देती है। यार क्या आज बंदा है, कितनी सॉलिड बॉडी शॉडी बना रखी है, टॉल हैंडसम गुड लुकिंग, ये तो बिल्कुल मेरे प्रिंस चार्मिंग से मैच करता है। अब तो इसे पट्टा कर रहूंगी, फिर मैं पड़ोस में शादी करके फिट हो जाऊंगी। जहां एक तरफ बेशरम ननंद के दिमाग में पड़ोस में ही शादी करके बस जाने की खिचड़ी पक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाभी, मम्मी जी, पापा जी, देखिए लड़का इंजीनियर है, अच्छा खासा खानदान है, शादी के बाद हमारी शिप्रा बहुत खुश रहेगी। बहू, मुझे तो ये लड़का बड़ा ही जच गया है, अब तो बस चट मंगनी पट शादी करवा देते हैं, वरना कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। अपनी सास का विचार सुनकर भाभी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर सासू माँ, बस एक बार मैं अपनी बेशरम ननंद को शादी करके रफा दफा कर दूं, फिर चैन आएगा। पर जैसे ही पूजा अपनी बेशरम ननंद को लड़के की तस्वीर दिखाती है तो वो पिनक पड़ती है। भाभी, आपको मेरे लिए ये चोमू सा लड़का ही मिला था क्या? मगर शिप्रा, लड़के में खराबी क्या है, सही तो है। कद्दू सही है, मुझे तो ये चूसे हुए आम की कोटली लग रहा है। मुझे पता है आपको मुझे भगाने की जल्दी पड़ी है। शिप्रा घमंड से रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है, मगर उसके दिमाग में पूरब 24 घंटे चलता रहता है। फिर एक दिन शिप्रा गली के नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती है, तभी पूरब बाइक से निकलता है। जरा सुनेंगे प्लीज, क्या मुझे लिफ्ट देंगे? वो एक्चुअली मैं कब से रिक्शे का वेट कर रही हूँ और कॉलेज के लिए लेट हो गया है। आपकी शक्ल देखी देखी सी लग रही है। अरे हाँ, याद आया, आप पड़ोस में रहती हैं। बैठ जाइए। दोनों रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं। थैंक यू, आपने मुझे कॉलेज छोड़ा। मेंशन नॉट मैडम जी, वैसे भी आप जितनी खूबसूरत लड़की को कौन बंदा लिफ्ट नहीं देना चाहेगा। चलो, भाव तो दिया इसने। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट था या लाइन मार रहे हो? वैसे तुमने भी बॉडी अच्छी बना रखी है और बनियान में तो सेक्सी लगते हो। अच्छा जी, तो तुम मुझे छत पर से छिपके देखती हो। बातों बातों में दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों बालकनी में इशारों से बात करते, जिससे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। तभी कांता सबको जमा कर लेती है। देख लो मोहल्ले वालों, अब तो ये मोहल्ला शरीफों में रहने लायक नहीं बचा। पड़ोस में ही टांका भिड़ाकर बैठे हैं छोरा छोरी। क्यों कौशल्या, अब नहीं पक्ष लगी अपनी दूध की धुली बेटी का? बस कीजिए कांता आंटी, ये हमारा निजी मामला है, तो आप इसमें दखलंदाजी मत कीजिए। देख लो भैया, यहाँ तो भाभी ननंद की बेशर्मी पर कैसे पर्दा डाल रही है, मगर ये अश्लीलता नहीं चलेगी यहाँ। पूजा अपने ससुराल वालों के साथ सलाह मशवरा करती है। मम्मी जी, अब तो मोहल्ले वालों का मुंह बंद करवाने का एक ही रास्ता बच गया है कि हम शिप्रा की पूरब से शादी करवा दें।
इसके अलावा इस बेशरम लड़की ने हमारे सामने कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा, नाक कटवा कर रख दी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेशरम ननद पड़ोस में ही बसकर रह जाएगी। बस अब इसकी हरकत सुधर जाए। कुछ पल में विदा होकर शिप्रा पड़ोस के ससुराल में आ जाती है। एक सप्ताह बाद। शिप्रा, ये तुमने कैसी दाल बनाई है? एकदम पतली पानी है, सब्जी के अंदर भी मिर्च मसाले का पता नहीं चल रहा है। महारानी को दिन भर चेहरे के लीपा पोती से फुर्सत मिलेगी तब तो अच्छा खाना बनाएगी और कर ले पड़ोस में लव मैरिज। सास सविता की ताना कसने पर शिप्रा के लश्कर कमरे में चली जाती है। भैंस की आंख, ये झाड़ू पोंछा खाना बनाने के अलावा तो जैसे मेरी जिंदगी में कुछ स्पेशल ही नहीं बच गया है। शिप्रा गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी 2 गुना बेशरम सहेली चारवी का फोन आता है। ओ मैडम, क्या हाल चाल है तेरी? सुना है तूने शादी कर ली, कैसी कट रही है जीजा जी के साथ? अरे यार बस पूछ मत, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई है। ऊपर से पूरब मुझे टाइम ही नहीं देता है। ये तो होना ही था। वैसे भी शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो बस मेरी एक टिप फॉलो कर ले, फिर देख तेरा पति फिर से मक्खी की तरह तेरे आजू बाजू भिनभिनाएगा। काफी देर तक चारवी शिप्रा को समझाती है और अब पहले की तरह शिप्रा साड़ी पहनना छोड़कर ससुराल में शॉर्ट्स पहनने लगती है। पूरब, मैंने तुम्हारे लिए ये नाइटी पहनी है और तुम मुझे भाव देने की बजाय लैपटॉप में घुसे पड़े हो। थोड़ा तो रोमांटिक हस्बैंड की तरह बिहेव किया करो। शिप्रा, अभी मैं बिजी हूँ, कल मुझे बॉस को ये प्रेजेंटेशन देनी है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शिप्रा मुंह फुलाकर सो जाती है। एक कमरे में रहकर भी दोनों में काफी ज्यादा दूरी पैदा हो जाती है। इसी बीच में मोहल्ले में विराट नाम का एक लड़का आता है, जिसे देखकर बेशरम ननद की नीयत कहीं न कहीं फिसल ही जाती है। क्या मस्त बंदा है यार। नहीं शिप्रा, अब तो शादीशुदा है, मगर आंखें सेकने में क्या जाता है। शिप्रा विराट को ताड़ रही होती है, तभी विराट उसे फ्लर्ट करते हुए आंख मारता है। हेलो भाभी जी, वैसे आप बड़ी खूबसूरत हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, आपके पति बड़े बोरिंग आदमी हैं। इतनी सुंदर बीवी को घास नहीं डालते। बैड लक। धीरे धीरे शिप्रा विराट की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसती चली जाती है। दोनों बालकनी में खड़े होकर काफी देर रात तक बातें करते, जो कि पूजा देख लेती है। वहीं पूरब को भी शक पैदा होने लगता है और शिप्रा के फोन में विराट के साथ चैटिंग देखकर पूरब बौखलाकर उसके भाभी के यहाँ ले आता है। भाभी बस, अब मैं आपकी बेशरम नंद के साथ नहीं रह सकता। ये खुद अपना घर खराब कर रही है, इसे अपना घर बसना ही नहीं है। अभी वक्त है शिप्रा, अपना घर बसाओ, वरना किसी घाट की नहीं रहोगी, समझी? पूरा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं बस विराट से यूं ही बात करती थी और कुछ नहीं था। अगर तुम मुझे वक्त देते तो खुश रहती मैं। आखिर में पूरब भी अपनी गलती को मान लेता है और अब शिप्रा एक संस्कारी बहू बनकर ससुराल में बस जाती है।